जस्टिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जस्टिस को समझने की हमें ज़रूरत क्यों है। जस्टिस को समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ के एक्शंस, हमारे जजमेंट्स इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं। जस्टिस का कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है, ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डायनामिक होने का मतलब कि टाइम के साथ साथ इसका डेफिनेशन, इसका इंटरप्रिटेशन, इसका पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे पहले के टाइम पे स्लेवरी जस्टिफाइड था और कास्ट सिस्टम इंडिया में फॉर एग्जांपल जस्टिफाइड था, सही था। पर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हिस्ट्री प्रोग्रेस करती गई, हमने इन आइडियाज़ को चेंज करा और आज की डेट पे हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, ये सारी चीज़ें गलत है। जस्टिस पे आगे बढ़ने से पहले एक कहानी बताना चाहूँगा। ये कहानी है सोक्रेटिस की। सोक्रेटिस एथेंस के किसी हार्बर से वापस आ रहा होता है, तो उसे रास्ते में पॉलीमार्कस नाम का एक बंदा मिलता है जो उसे ऑलरेडी जानता होता है। तो वो लोग बात कर रहे होते हैं। फिर पॉलीमार्कस उसे अपने घर पे बुलाता है, तो सोक्रेटिस उसके घर चले जाता है। पॉलीमार्कस के घर पे सोक्रेटिस देखता है कि एक थ्रेसिमार्कस नाम का बंदा पहले से वहाँ पे होता है और वहाँ पे पॉलीमार्कस का फादर तो होता ही है, जिसका नाम होता है सिफेलिस। तो सिफेलिस की काफ़ी एज हो चुकी है। तो सोक्रेटिस सिफेलिस से पूछता है कि क्या आपको भी बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्या? सिफेलिस कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बुढ़ापे में तो और बल्कि भूख और पैशन, एपेटाइट, ये सारी चीज़ें कम हो गई है इनफैक्ट। तो वो काफ़ी खुश है। फिर सोक्रेटिस कहता है कि तुम खुश इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा बहुत है, ठीक है? सिफेलिस कहता है हाँ, पैसे की कमी तो नहीं है, किसी से पैसा उधार वगैरह नहीं लेना पड़ता है, या गॉड्स को सैक्रिफाइस करने के लिए कुछ कम पड़ जाए ऐसा भी नहीं होता है। तो वो खुश है। फिर सोक्रेटिस सोचता है थोड़ी देर और कहता है कि क्या किसी से कोई चीज़ ली है तो उसे वो वापस कर देना ही क्या ये जस्टिस है क्या? फिर वो कहता है कि जैसे कि मेरे अगर किसी दोस्त ने मुझे कोई वेपन दिया और किसी दिन उसका दिमाग ख़राब हो गया, तो मैं उसे उसका वेपन उस टाइम पे वापस थोड़ी दूंगा, वो देना सही थोड़ी होगा। फिर सिफेलिस कहता है कि हाँ सही बात है, वो एग्री कर जाता है और फिर वहाँ से चले जाता है। बट सिफेलिस का बेटा पॉलीमार्कस डिसएग्री करता है और सिमोनाइडस नाम के किसी पोइट को कोट करते हुए कहता है कि भाई सही बिहेवियर यही है कि जिससे जो लिया है उसे वो वापस करो। पॉलीमार्कस कहता है कि सिमोनाइडस ने कहा है कि अगर कोई फ्रेंड हमें कोई चीज़ दे रहा है तो वो सही के लिए दे रहा होगा, कुछ भलाई के लिए दे रहा होगा और वो कभी नुकसान नहीं करेगा। हार्म हमेशा एनिमी करता है। बट फिर सोक्रेटिस कहता है कि लेकिन कौन फ्रेंड है कौन एनिमी है ये हर बार हमें क्लियर तो नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि हम अपने फ्रेंड को ही एनिमी समझ लेते हैं और कोई एनिमी होता है उसको हम फ्रेंड समझ रहे होते हैं बहुत टाइम। फिर पॉलीमार्कस फ्रेंड को डिफाइन करते हुए कहता है कि फ्रेंड वही है जो भाई काम आ सके। जो आदमी जस्टिस को फॉलो करता है वो एनिमीज के साथ बुरा करेगा। फिर सोक्रेटिस कहता है कि इविल के बदले अगर इविल तुम एक्सचेंज करोगे तो इससे जस्टिस थोड़ी होगा। एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कोई हॉर्स है, अगर तुम उसके साथ बुरा करोगे तो वो एक बुरा हॉर्स बन जाएगा, या तुम्हारे पास कोई डॉग है, तुम उसके साथ बुरा करोगे तो वो एक बुरा डॉग हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एक ह्यूमन के साथ वो बुरा है और तुम उसके साथ बुरा करोगे तो वो भाई और ज़्यादा ईविल बन जाएगा। तो ईविल के बदले ईविल एक्सचेंज करके तो हम जस्टिस अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एज अ ह्यूमन वर्च्यू ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कि हम किसी को हार्म ना करें। थ्रेसिमार्कस चिढ़ जाता है, वो चिल्ला के बोलता है कि भाई इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, अगर बताना है तो सीधे सीधे बताओ जस्टिस क्या है। थ्रेसिमार्कस कहता है कि मैं बताऊंगा जस्टिस क्या है अगर तुम मुझे पैसे दोगे। तो वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करते हैं थ्रेसिमार्कस को देने के लिए, क्योंकि सोक्रेटिस के पास कुछ रुपए नहीं होता तो उसके रुपए भी बाकी के लोग मिला के दे देते हैं थ्रेसिमार्कस को कि हाँ भाई जस्टिस क्या है बताओ। थ्रेसिमार्कस कहता है कि भाई जस्टिस वो है जो स्ट्रॉन्ग है उसके एडवांटेज में काम करे। फिर सोक्रेटिस रिप्लाई करता है कि ऐसे तो भाई जो क्राफ्ट है वो स्ट्रॉन्गर है फाइनल प्रोडक्ट के। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स ब्रीडिंग स्ट्रॉन्ग है हॉर्सेस से, हॉर्स ब्रीडिंग का क्राफ्ट। जैसे कि एक शिप का कैप्टन अपने सेलर्स के बेनिफिट के लिए काम करता है या फिर एक रूलर अपने सब्जेक्ट्स के लिए काम करता है। तो सोक्रेटिस कहता है कि कोई भी नॉलेज
अपने फ़ायदे के लिए नहीं काम कर रहा होता है, बल्कि उनके लिए काम कर रहा होता है जो कि वीकर है। थ्रेसिमाकस गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि जो जस्ट मैन होता है, जस्ट मैन मतलब जो जस्टिस पे बिलीव करता है और जस्टिस को फॉलो करता है, उसे हमेशा कम मिलता है। फिर वो कहता है कि जो टायरेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अनजस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा खुश भी होते हैं, लेकिन जो टायरेनी के विक्टिम्स होते हैं उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि वो इनजस्टिस की तरफ ना जाए। ये बोल के भाई थ्रेसिमाकस जाने लगता है, लेकिन सब लोग उसे कहते हैं भाई रुक जा रुक जा रुक जा। थ्रेसिमाकस का मेन पॉइंट यही होता है कि जो अनजस्ट इंसान होता है उसकी लाइफ बेहतर होती है किसी जस्ट इंसान से। उसके लिए भाई इनजस्टिस सही है। जस्टिस थ्रेसिमाकस के हिसाब से यही है कि जो रूल कर रहा है वो अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे और जो रूल नहीं कर रहे हैं, जिन पे रूल हो रहा है, वो लोग उस लॉ को फॉलो करेंगे। तो भाई ये तो गलत है, ये इनजस्टिस है। लेकिन इन द एंड सफ़र कौन कर रहा होता है? जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा होता है, ना कि वो जो इनजस्टिस कर रहा होता है। सोक्रेटिस कहता है कि कोई एक रूलर एक बुरा लॉ बना ही सकता है। बुरा इन द सेंस कि या तो वो उसके फेवर में ना हो या तो वो उसके सब्जेक्ट्स के फेवर में ना हो। लेकिन थ्रेसिमाकस कहता है कि नहीं, जो रूलर होता है वो गलती नहीं कर सकता। सोक्रेटिस कहता है कि एक रूलर का मेन फोकस ऑफ इंटरेस्ट उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक फिजिशियन का उसके पेशेंट्स। एक डॉक्टर जो होता है वो एक फ़ीस चार्ज करता है, लेकिन जो एक रूलर होता है वो एक फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा होता है। ये कोई जॉब नहीं है उसका कि उसे रूल करना है, ये बस वो कर ही रहा होता है बिना कोई पैसे चार्ज करे। थ्रेसिमाकस कहता है तो भी इनजस्टिस के फ़ायदे ज़्यादा हैं जस्टिस होने से, इसलिए इनजस्टिस करना सही है। थ्रेसिमाकस के हिसाब से लोग सिर्फ अच्छे बनते हैं बट एक्चुअल में होते नहीं हैं। उन्हें जो बोल दो वो मान लेते हैं, या तो वो इग्नोरेंट होते हैं या स्टूपिड होते हैं, या उन्हें डर लगता है कि उन्हें पनिशमेंट मिल जाएगा। कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं जो कि गलत करने की हिम्मत रखते हैं। वो सिंपल सिटीजन्स को आउट थिंक कर सकते हैं और उन्हें फिर डोमिनेट भी कर सकते हैं। फिर वो दिमाग लगा के सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, टैक्स में घपला कर सकते हैं और भी तरह तरह के करप्शन कर सकते हैं जिनसे उनका फ़ायदा होगा, और फिर वो एक प्रॉस्परस लाइफ जिएंगे और वो खुश रहेंगे फिर। और इसीलिए उसके अकॉर्डिंग जो टायरेंट्स होते हैं उनकी लाइफ बेहतर होती है। तो सोक्रेटिस थ्रेसिमाकस को रिप्लाई करते हुए कहता है कि थ्रेसिमाकस का आइडिया गलत है। ऐसा नहीं है कि जो अनजस्ट है उसके पास ज़्यादा नॉलेज है या अनजस्ट इंसान ज़्यादा खुश है, ये चीज़ गलत है। सोक्रेटिस कहता है कि कोई इग्नोरेंट ही होगा जो ये सोचता होगा कि वो किसी डॉक्टर से ज़्यादा जानता है, या कोई नॉन म्यूजिशियन जिसे ये लगता होगा कि वो किसी प्रोफेशनल म्यूजिशियन से ज़्यादा जानता है। इनफैक्ट जो थीव्स होते हैं, चोर, वो भी जस्टिस के प्रिंसिपल को मानते हैं, नहीं तो वो तो आपस में ही चोरी कर लेंगे। और तो बहुत बार होता भी होगा जब चोरों ने आपस में ही चोरी कर ली, पता नहीं। सोक्रेटिस फिर कहता है कि जो जस्ट होता है वो ज़्यादा खुश होता है अनजस्ट के कंपैरिजन में। गॉड्स जो होते हैं वो जस्ट होते हैं और उनके एनिमीज़ जो होते हैं वो अनजस्ट होते हैं। हर चीज़ का एक फंक्शन है। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, सोल का जो काम है वो है जीना, और ये बिना जस्टिस के वर्च्यू के पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहानी थी द रिपब्लिक के फर्स्ट चैप्टर से, और ये प्लेटो ने लिखा था। तो प्लेटो के हिसाब से जस्टिस वही है कि किसी सोसाइटी में जिसका जो काम है वो करे, जिसका जो फंक्शन असाइन किया गया है स्टेट में वो उस फंक्शन को प्रॉपरली करे। कुछ ऐसी ही चीज़ भगवद गीता में भी कही गई है कि जो तुम्हारा ड्यूटी असाइन किया गया है तुम्हें, वो तुम फॉलो करो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने ड्यूटीज़ को करते चले जाओ। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी डायनामिक है, मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है। इंडियन सोसाइटीज़ में पहले क्या था, पहले कास्ट सिस्टम था और इस चीज़ को गलत भी नहीं माना जाता था, लेकिन टाइम के साथ साथ और इनको फिर हमने नए आइडियाज़ के कॉन्सेप्ट में प्लेस करना शुरू किया, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फिर हमें लगा कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, तो अब कास्टिज्म को ना फॉलो करना ही सही है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की हमने बात करी तो एक इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्नस्ट बार्कर। उसके अकॉर्डिंग जस्टिस जो है वो इन तीनों चीज़ों का सिंथेसिस है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये आइडिया तो क्लियर था कि जो इंसान होता है वो फ्री पैदा होता है,
और उसके राइट्स सोसाइटी में इक्वल होते हैं। जो सोशल डिस्टिंक्शन होता है वो पब्लिक यूटिलिटी के बेसिस पे हो सकता है। फिर कि इंसान फ्री है तो लिबर्टी, और लिबर्टी को चेक करने के लिए क्या चाहिए? इक्वालिटी। इक्वालिटी इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर सिर्फ लिबर्टी होगी तो इंसान फिर कुछ भी करेगा, ये बोल के कि भाई मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो कुछ भी करूँगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा से लोग स्लेव्स बनाने लगे या फिर खुद को डोमिनेट करने लगे, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसको दबाने लगे। तो इसीलिए ज़रूरत है फिर इक्वालिटी की। अब हमने बोल तो दिया कि इक्वल होने चाहिए सब, लेकिन रिसोर्सेज का एलोकेशन है या अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी तो इक्वली मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ रिच है वो अपने ही बारे में सोचे, उनको जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, जो पुअर हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए फ्रेटर्निटी के आइडिया के अकॉर्डिंग। तो देख रहे हो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कैसे सिंथेसिस है जस्टिस के आइडिया से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही जस्टिस है, ये एक थॉट है, ये एक पर्सपेक्टिव है। एरिस्टोटल ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करी, मतलब जो रिसोर्सेज है उन पे सबका इक्वल एक्सेस होना चाहिए। मुझे लगता है कि क्या हो अगर मेरी ज़रूरत ही कम हो, मुझे ज़्यादा चाहिए ही ना हो, या मेरी नीड कम हो किसी ऐसे से जिसकी बहुत ज़्यादा नीड हो, जिसकी भूख कभी शांति नहीं होती हो, जिसको और ज़्यादा चाहिए। अगर हम इसे मार्क्सिज्म के कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करें तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट बेसिकली करती क्या है? सारे रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ले लेती है ताकि उस पर सभी लोगों का बराबर शेयर हो, बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन हो, बराबर एक्सेस हो। लेकिन कम्युनिज्म जो कि यूटोपियन स्टेज है उसमें इंसान उतना ही एक्सेस करेगा जितनी उसकी ज़रूरत हो। बट कम्युनिज्म, जैसा कि हम जानते हैं कि एक यूटोपियन स्टेज है, वैसा कभी आने ही नहीं वाला। मार्क्सिज्म पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करो। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात करते हैं तब हम नीड बेस्ड जस्टिस की बात करते हैं। जॉन रॉल एक अमेरिकन फिलोसोफर है जिसने फेयरनेस की बात करी है कि जस्टिस फेयरनेस है। उसके दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि जो भी स्कीम्स है इक्वल बेसिक लिबर्टीज़ की, उस पे हर इंसान का राइट है। और दूसरा प्रिंसिपल, उसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई भी पोस्ट या कोई भी पोजीशन सबके लिए ओपन हो। और दूसरा द डिफरेंस प्रिंसिपल, मतलब सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ तो है लेकिन इसका फ़ायदा हमेशा वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट बेसिकली यही करती है, टैक्स लेती है ताकि वो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में लगा सके। अब वो कितना होता है नहीं होता ये बात की बात है, बट प्रिंसिपल उसके पीछे का यही है। रिलीजन के बेसिस पे देखें तो इस्लाम में चैरिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वैसे चैरिटी है तो इंडिविजुअल लेवल पे, बट इसके लार्जर इम्प्लीकेशंस है क्योंकि ये फ्रेटर्निटी के आइडिया को सपोर्ट करता है। कोई भी इंसान, भले ही वो अमीर पैदा हुआ हो या गरीब पैदा हुआ हो, अगर उसमें विलिंगनेस है और उसमें टैलेंट है तो उसे इक्वल एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक और अमेरिकन फिलोसोफर है जिसका नाम है रॉबर्ट नॉजिक। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एंटाइटल्ड हूँ तो मैं ज़्यादा ले सकता हूँ, बट कंडीशन ये है कि वो अनफेयर मीन्स से नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है और मैं प्रोफेशनल हो गया हूँ, तो नॉजिक के अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है अगर मैं अपने कॉन्सर्ट्स की टिकट्स बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे बेचूं, क्योंकि मेरे अंदर वो टैलेंट है, मैंने खुद अक्वायर किया है, किसी का नुकसान नहीं किया है, तो मैं एंटाइटल्ड हूँ कि मैं इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करूँ। तो ये तो बात हो गई पर्सनल लेवल पे जस्टिस क्या है और सोसाइटी के लेवल पे जस्टिस क्या है। एक और कॉन्टेक्स्ट में हम जस्टिस की बातें अक्सर सुनते हैं, वो है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब किसी क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया तो उसे पनिश करो और एग्जाम्पल सेट करो, जिससे कि सोसाइटी में ये मैसेज जाए कि अगर ये क्राइम करोगे तो ये पनिशमेंट मिलेगा। मिडिवल टाइम्स में हमें पता है कि पब्लिक एग्जीक्यूशंस हुआ करते थे, लोगों को पब्लिकली फांसी दे दी जाती थी, इसी पॉलिसी ऑफ डेटरेंस के अकॉर्डिंग कि सोसाइटी में एक मैसेज जाए। अगर ये सही में काम करता तो पब्लिक एग्जीक्यूशंस ख़त्म क्यों हो गए, ये सोचने वाली बात है। दूसरा है रिस्टोरेटिव जस्टिस, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करता है उसे रिहेबिलिटेट किया जाता है, उसकी थेरेपी की जाती है, उसकी काउंसलिंग की जाती है ताकि वो ठीक हो जाए। ये एक यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम वेलफेयर फॉर मैक्सिमम नंबर। तो हमने जस्टिस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझा कि क्या जस्टिस इक्वालिटी है
या जस्टिस फेयरनेस है कि ये सही है या नहीं, या जस्टिस डिज़र्व करना होता है कि हम ये डिज़र्व करते हैं या नहीं, या जस्टिस नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी क्या ज़रूरत है और हमें कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर तुम्हारे हिसाब से जस्टिस आँख के बदले आँख वाली चीज़ है, या जस्टिस तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे काम है वो तुम्हें करते रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या है जस्टिस तुम्हारे लिए? कमेंट करके बताओ। तो ये था जस्टिस सिंपल टर्म्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।